Assalamualaikum. My name is Mohammad Wab and I'm going to present the financial accounting chapter number 4, the accounting cycle, accruals and deferrals. Accruals and deferrals की बात मैंने पीछे भी की थी जब हमारे पास एक फाइनल ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर करना था। अब हमारे पास इस जो अकाउंटिंग साइकिल है ये फोकस करता है accruals and deferrals के ऊपर। अकाउंटिंग साइकिल्स की मैंने पीछे बात की थी। We will explore the critical role of adjusting entries and ensuring accurate and financial reporting. This presentation will delve into various type of adjusting entries, their importance and their impact on financial statement. Adjusting entries की बात भी हमने पीछे की थी चैप्टर नंबर 3 के अंदर। Okay, the accounting cycles, accruals and deferrals. Accruals and deferrals basically होते क्या हैं? The accounting cycles involve recording financial transactions and preparing financial statement. This focus on a specific aspect, adjusting entry related to accruals and deferrals. अब एक्यूरेट इनकम मेजरमेंट के लिए क्या है कि एडजस्टिंग एंट्रीज का एसेंशियल होता है फॉर एक्यूरेट इनकम मेजरमेंट। दे इंश्योर द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट पीरियड एंड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द कैश फ्लोज अकर। रेफरल और डेफरल्स हैं क्या? एक्रोल्स ये है कि हम लोगों ने एक इवेंट हुआ है, हमने दिसंबर में इवेंट हुआ है एंड देन उसको पे जो हम लोगों ने किया जनवरी में किया, लेकिन हमने रिकॉर्ड जो कर लिया था पहले दिसंबर में इसको कर लिया हुआ था। द करंट टाइम के ऊपर जो रिकॉर्डिंग हो गई वो एक्रोल हो गया। डे रेफरल्स ये क्या है कि हम लोग दिसंबर में इवेंट हुआ है और हमने उसको लाइक पे किया है जनवरी के अंदर और जनवरी के अंदर ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये डेफरल हो गया। हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। एक्यूरेट एलोकेशंस ये इंश्योर करती है कि हमारे पास एक्यूरेट इंश्योर द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पीरियड। दिस मेयर मैचिंग द रेवेन्यू विद द पीरियड इट वाज अर्नड एंड एक्सपेंसेस विद द पीरियड दे वर इन incurred. And then matching principle applies to matching principle requiring that the expenses be matched to the revenue they help generate. This principle ensure the financial statement accurately reflects company's profit. अब इससे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो सारी रिकॉर्ड होती है और हमारे पास एक स्केल के अंदर रहती है कि हमने कंपनी के प्रॉफिट अर्न काटी है वगैरह वगैरह। फाइनेंशियल एक्यूरेसी भी हमें एडजस्टिंग एंट्रीज सारी की सारी प्रोवाइड करती हैं। लेट्स से हमारे पास ट्रायल बैलेंस जैसे हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस है, उसके अंदर अगर एरर्स वहाँ पे आइडेंटिफाई हुए लेकिन एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं आई तो फिर वो हमारे पास एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो रिकॉर्ड करने में और परफॉर्मेंस बताने में इतना हेल्पफुल नहीं होगा। एडजस्टिंग एंट्रीज हमने जब तक रिकॉर्ड नहीं करनी, सारी एडजस्ट नहीं करनी, तब तक हमारे पास एक फाइनल ट्रायल बैलेंस की तरफ चीज़ जो है वो नहीं जाएगी। ऐसे हमारे पास क्या होता है रिलायबिलिटी और यूजफुलनेस जो बढ़ती है और स्टेटमेंट फिर से और हमारे पास डिसीजन मेकिंग जो है ना अच्छी करने का वो हमारे पास अदा हमें मिलती है। देन हमारे पास जो टाइप ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज है वो ये है कि कन्वर्टिंग एसेट टू एक्सपेंसेस। पहली टाइप ये होगी दिस टाइप ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग एक्सपेंसेस और प्रिपेयर्ड एसेट्स सच एज दे वर कंज्यूम्ड और यूज्ड अप। अभी हमारे पास क्या करते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं जो हमारे पास प्रीपेड एसेट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास दे आर कंज्यूम्ड और यूज्ड अप। फॉर एग्जांपल इंक्लूड प्रीपेड रेंट और इंश्योरेंस। जैसे हम लोग एक रेंटल प्रॉपर्टी है, लेट्स से हम लोग रेंट के ऊपर प्रॉपर्टी लेकर उसके ऊपर बिजनेस करें तो उसका हम लोगों ने प्रीपेड रेंट दिया हुआ है, इंश्योरेंस दी हुई है, तो वो एक हमारे पास क्या हो गया कि एक हमारे पास पहली टाइप ऑफ एडजस्टिंग एंट्री होगी। Converting liabilities to revenue. This type of adjusting entry involve recognizing revenue from unearned revenue as served, as rendered or good or delivered. For example, unearned revenue received from customer and advanced services, in advance for services. For example, हम लोग जो एक हम लोग सर्विस बाद में देते हैं लेकिन रेवेन्यू उसका पहले आ जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग ऐसे मतलब अनअर्नड रेवेन्यू कहेंगे, वो रियल रेवेन्यू हमारा नहीं होगा, सर्विस हम लोग बाद में दे रहे हैं, तो ये इसलिए हमारे पास एक फाइनल रेवेन्यू नहीं होगा। Accruing unpaid expenses. This type of adjusting entry involves recognizing expenses that occurred but not yet paid. For example, include salaries or interest expenses. हमारे पास जब हम लोगों ने इंटरेस्ट पे करना है, सैलरीज पे करनी है, लाइक हमारे पास वो इवेंट अकर हो गए हैं लेकिन अभी तक पेड नहीं हुआ, तो वो ये थर्ड टाइप आ गई। Accruing uncollected revenue. अब हमारे पास में इसमें क्या होगा कि भाई हमने रेवेन्यू जो हम लोगों ने अर्न कर दिया लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं किया, जैसे कि हम लोगों ने सेल कर दी है और इंटरेस्ट इनकम है, सेल्स ऑन अकाउंट और इंटरेस्ट इनकम के हमारे पास कोई इंटरेस्ट की इनकम आनी है या फिर सेल जो है वो हम लोगों ने किया लेकिन अभी तक उसके पैसे नहीं आए, तो ये हो गया हमारे पास एक टाइप। कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये हमें जैसे पहले आपको बता दिया कि कंपनी जब एक प्रीपेड एसेट फॉर एग्जांपल प्रीपेड रेंट और इंश्योरेंस जो हम लोगों ने पे कर दी तो उसके ऊपर आ गया एसेट कन्वर्जन कन्वर्जन
This adjusting entry convert a portion of prepaid asset into an expense that, as the benefit is consumed. For example, if one of the month has been passed, 1/12 of the prepaid entry is expired. अब हमारे पास जैसे हम लोगों ने रेंट की बात की पहले कि हमारे पास जो एडवांस में रेंट हमने पे किया, अब जैसे ही एक महीना खत्म होगा, जनवरी का महीना लेट से खत्म होता है और हमने 12 महीने का रेंट दिया हुआ है, तो जनवरी का रेंट जब एक्सपायर हो गया तो हमारे पास एक एक्सपेंस काउंट होगा। ठीक है, अब हमने उससे बेनिफिट भी जो है ना वो कंज्यूम कर लिया हुआ है कि हमने पूरा महीना उसमें जो अपनी वो यूज़ की थी बिल्डिंग। बैलेंस शीट इम्पैक्ट, दिस एडजस्टिंग एंट्रीज रिड्यूस द बैलेंस शीट अकाउंट प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज द इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस। अभी हमारे पास क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो उनको कम करती है, हमारे पास बैलेंस शीट के ऊपर ये इम्पैक्ट होता है, और हमारे पास इनकम स्टेटमेंट जो एक्सपेंस है उसका रेंट जो है ना वो एक्सपेंस वो लाइक इंक्रीज होता है, उसके ऊपर हम लोग फिर लगाते हैं कि हमारे पास ये रेंट एक्सपेंस था और हम लोगों ने इसको यहाँ पे अब रिकॉर्ड कर लिया। हमारे पास क्या है कि डेप्रिसिएशन, asset code allocation. Depreciation is the systematic allocation of cost of a long living asset over its useful life. It recognize the gradual decline in the asset's value. हमारे पास एक शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं और एक हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं। हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है, हमारे पास सिस्टमेटिक एलोकेशन है कि हमने कितनी कॉस्ट लगानी है एक लॉन्ग लिविंग एसेट के ऊपर। जैसे कि एक हमारे पास मशीनरी है जिसकी लॉन्ग लाइफ है, लाइक लॉन्ग लिव्ड लाइफ मोर देन 1 ईयर, कोई भी अगर हमारे पास एसेट चाह रहे हैं तो वो हमारे पास लॉन्ग लिविंग एसेट है। इट रिकॉग्नाइज द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन एसेट्स वैल्यू, कि हम लोगों ने लॉन्ग टर्म अपनी एक एसेट लिया है, लेकिन उसमें जाहिर बात है जैसे वो यूज होगा तो साथ साथ एक्सपायर होता जाएगा। कोई भी मशीन है, कोई भी एसेट है, तो साथ साथ एक्सपायर होता जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड, वन कॉमनली used method is straight line method. It allocates an equal portion of asset cost to expense each period. For example, if an asset has cost of $10,000 and useful life of 5 years, the annual depreciation would be like $2,000. कि हमारे पास वो साल बाय साल लाइक हम लोगों ने एक लाइक एक एसेट था जिसकी लाइफ 5 साल है, हमने उसके ऊपर $10,000 मतलब स्पेंड किए हैं, तो हमें पता है कि हर एक साल के ऊपर हम लोग कॉस्ट डिवाइड करके ले आए, तो हमारे पास $2,000 पर ईयर जो है ना हमें कॉस्ट कर रहा है वो। एडजस्टिंग एंट्री इम्पैक्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि भाई बैलेंस शीट जो है उसके ऊपर हमारे पास वो एसेट जो है वो लाइक उसके ऊपर रिड्यूस हो जाएगा, और जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है उसके ऊपर डिक्रीज हो जाएगा, कि हमारे पास एक्सपेंस वहाँ पे अकाउंट में आ जाता है, रिफ्लेक्ट डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू ओवर टाइम एज वेल। एंड देन हमारे पास क्या है कि कन्वर्टिंग लाइबिलिटी टू रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू, हमारे पास पहले मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास एक अनअर्न्ड रेवेन्यू सर्विस दे दी है, लेकिन हम लोगों ने रेवेन्यू सर्विस देनी है और रेवेन्यू हमारे पास आ गया, तो वो एक हमारे पास अनअर्न्ड रेवेन्यू होगा। अब उसको हम लोगों ने एक लाइबिलिटी में कन्वर्ट करना है। सर्विस आर परफॉर्म द कंपनीज कन्वर्ट अ पोर्शन ऑफ अनअर्न्ड रेवेन्यू इनटू अर्न्ड रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल, इफ 1 month ऑफ सर्विस इज कंप्लीटेड, 1/12 ऑफ द अनअर्न्ड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। कि हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने सर्विस देनी थी 12 महीने, हम लोगों ने एक जो है महीना वो दे दी है सर्विस, तो हमारे पास क्या है कि भाई 1 महीने की सर्विस का जो रेवेन्यू हमारे पास था वो अनअर्न्ड से अर्न्ड हो गया। अब बैलेंस शीट के ऊपर भी एक इम्पैक्ट करेगा कि हमारे पास लाइबिलिटी अकाउंट में आ जाएगी, एक रिड्यूस हो जाएगी वहाँ से अनअर्न्ड रेवेन्यू की सूरत में। एंड इंक्रीज द इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यू सर्विस पेड, कि हम लोगों ने सर्विस वो पे कर दी तो हमारे पास सर्विस का रेवेन्यू आ गया। दिस रिफ्लेक्ट द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि हमारे पास जो भी पीरियड में अंदर लाइक वो हमारे पास 1 मंथ का रेवेन्यू हमने अर्न कर लिया, तो बैलेंस शीट के ऊपर वो इम्पैक्ट उसका आएगा कि वो वहाँ से रिड्यूस होगी, एंड देन हमारे पास जो है इनकम स्टेटमेंट के ऊपर वो इंक्रीज होगी, और ये हमारे पास इस तरह से अकॉर्डिंग इसकी सारी हो जाएगी। अब हमारे पास क्या आ गया कि एक्रूइंग द अनपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड। हमारे पास क्या है कि एक्रूड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस दैट हैव बीन अनकर्ड बट येट नॉट पेड। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये एक्सपेंसेस वो होते हैं कि भाई हमारे पास कि करंट पीरियड के अंदर हम लोगों ने वो काम वो एक्सपेंसेस हमारे पास क्या हो गया कि रिकॉग्नाइज भी हो बिकॉज दे हैव बीन यूज्ड अप इन द करंट पीरियड इवन दो कैश पेमेंट हैज बीन हैपन। कि हमारे हमारे पास वो लाइक हम लोगों ने काम अभी हो गया है, लेकिन पे जैसे मैंने आपको बताया था कि दिसंबर में काम हो गया लेकिन पे करना है जनवरी के अंदर, तो वो उस टाइम पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हमारे पास एक्रूवल हो गया। और एग्जांपल क्या हो गया कि सैलरीज एंड ऑफन अकर्ड एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड, तो एम्प्लॉयज़ में वर्क ड्यूरिंग द पीरियड बट रिसीव देयर पे चेक लेटर। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि दिसंबर में इवेंट हो गया, लेकिन सारा काम दिसंबर में हो गया, लेकिन उसको पे हम लोगों ने करना है उसके अंदर जनवरी के अंदर। एंड देन हमारे पास इन सब का जो है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इम्पैक्ट भी आता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि वो हमारे पास बैलेंस शीट के ऊपर वो डिक्रीज होगा एक्रूड एक्सपेंस जो है उसकी सूरत में, एंड देन इंक्रीज होगा जो हमारे पास सैलरी एक्सपेंस है इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, और ये ऑब्लिगेशंस जाहिर करती है ऑब्वियसली।
एंड देन एक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारे पास उस टाइम एक्रूड रेवेन्यू वो रेवेन्यू हो गया जो हम लोगों ने अर्न कर लिया but yet not collected. This occurs when a company provide a good or services and is entitled to payment, but customer hasn't paid yet. एक कस्टमर को सर्विस चली गई है लेकिन अभी तक उसने पे नहीं किया, तो हमारे पास अनअर्न्ड रेवेन्यू होगा। देन हमारे पास क्या होगा कि भाई सॉरी रेवेन्यू अर्न वो हो हमारे पास पीछे वाला होगा, क्योंकि अभी तक सर्विस हमने दे दी है, हमारे पास रेवेन्यू जो है वो आना है, लाइक बाद में आएगा वो अर्न रेवेन्यू पीछे वाला था जो मैंने एग्जांपल दिया। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि एग्जांपल में इंटरेस्ट आ गया हमारे पास कि इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन अ बैंक डिपॉजिट इज एक्रूड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। हमारे पास बैंक की यहाँ पे एग्जांपल आ गई, तो बैंक में अप्लाई इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट लेटर। तो यहाँ पे हमारे पास वो डिपॉजिट के ऊपर लेटर जो है वो लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे। अब बैलेंस शीट के ऊपर हमारे पास फिर से यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा कि हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर वो इंक्रीज होगा ये सारी एंट्री जो है अकाउंट रिसीवेबल की सूरत में, और इंक्रीज होगा इनकम स्टेटमेंट के ऊपर भी रेवेन्यू जो है इंटरेस्ट इनकम की सूरत में। दिस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द कंपनीज क्लेम ऑन कस्टमर्स रेवेन्यू अर्न। अब इसकी वही एक समअप कर देता हूँ कि रेवेन्यू अर्न ये हो गया कि हमारे पास कस्टमर ने सर्विस उसको दे दी गई लेकिन अभी तक वो हमारे पास कस्टमर तक वो पैसे हम उसने पे करने हैं, तो काइंड ऑफ अकाउंट रिसीवेबल भी बन गए हमारे पास। जैसे इंटरेस्ट की एग्जांपल यहाँ पे आ गई, तो इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन अ बैंक डिपॉजिट एक्रूड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। देन हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। अब इसमें हमारे पास ऑलवेज जो है ना इनका बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को ये इफेक्ट जरूर करते हैं, like involve one income statement account and one balance sheet account. For example, when recognizing depreciation, the account equipment is reduced from the balance sheet, and जैसे मैंने पीछे आपको एग्जांपल दी है कि बैलेंस शीट के ऊपर कभी ट्रांजैक्शन जो है लाइक डिप्रिसिएशन की खास तौर पे वो वहाँ पे डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है वहाँ पे, एंड देन एक्सपेंस जो अकाउंट हमारे पास है वो इंक्रीज होता है इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। अब नो कैश ट्रांजैक्शन, एडजस्टिंग एंट्रीज नेवर इन्वॉल्व अ कैश ट्रांजैक्शन, दे आर सिंपली यूज्ड टू कलेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू रिफ्लेक्ट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। ये हमारे पास कोई भी इसमें कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बस एडजस्टिंग एंट्री में यह है कि हम लोग अपनी जस्ट रिकॉर्ड करते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए, परफॉर्मेंस देखने के लिए कंपनी ने इस टाइम पे ये वाली ट्रांजैक्शन कर दी। जैसे मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स पीछे दी हैं एक्रूवल और डेप्रिसिएशन की, दोनों में मतलब कि लाइक इन्वॉल्वमेंट एट दैट मोमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे पास क्या है कि एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जरूर हो रही थी, और इंश्योर कर रही है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों अलाइन रह रही है, रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो सारा कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। एक्रूवल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एडजस्टिंग एंट्रीज आर एसेंशियल टू फॉलो दी एक्रूवल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो भी सारे हैं वो एक्रूवल्स के वो फॉलो करना बहुत जरूरी है एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए, विच रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस व्हेन अर्न्ड आर इनक्वायर्ड regardless of the cash flow. They align the accounting record with the economical reliability of the business. अब इससे हमारे पास क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ अलाइन हो जाते हैं और इकोनॉमिकल रियलिटी जो है हमारे बिजनेस की वो सामने आती रहती है, फाइनेंशियल हेल्थ और पोजीशन भी पता लगती रहती है। दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 4। थैंक यू वेरी मच।